जी, उसके बाद देखें ग्रोथ को हम देखते हैं। हाँ, ये इसके आगे इट इज़ लाइफ लॉन्ग, ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये लाइफ लॉन्ग होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होती है, हाईली प्लास्टिक होती है। हाईली प्लास्टिक का मतलब है कि इसमें लचक होती है, इसमें ये वो रिजिड नहीं होती डेवलपमेंट के। ऐसे है तो ऐसे ही होगा। कंटेक्स्ट के हवाले से डेवलपमेंट जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, डेवलपमेंट में वेरिएशंस हो सकती हैं। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है आपकी बॉडी पार्ट्स का साइज जो बढ़ता है उसको ग्रोथ कहते हैं। बॉडी पार्ट्स के साइज में जो इंक्रीज होता है उसको ग्रोथ कहते हैं किसी भी जानवर में। ये इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसको आप नंबरों में लिख सकते हैं। इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है ग्रोथ को, यानी आप इतना वेट है उसका, इतनी हाइट है, ग्रोथ को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। मैचुरेशन जो है ये भी एक ऑर्डरली सीक्वेंस है कि कैसे कैसे वो चेंजेस आती जाती हैं, कैसे वो चेंजेस जो हैं वो उनका फ्लो आगे बनता जाता है, कैसे कैसे मेच्योर हो जाती हैं चीज़ें थोड़ी सी, यानी कम्प्लेक्स होती जाती हैं। पहले एक चीज़ जो है वो सादा है, फिर उससे थोड़ी मज़ीद कम्प्लेक्स होगी, फिर उससे आगे मज़ीद कम्प्लेक्स हो गई। तो जैसे मैंने आपकी इसको मिसाल एक दी थी कि बच्चा जो जो है 7 माह का बच्चा, वो अमूमन 7 माह का बच्चा जो है वो अमूमन, मैं अब ये लोगों को ना एडमिट ही करता रहूं। 7 माह का बच्चा जो है वो बगैर सहारे के बैठना शुरू कर देता है। 8 माह का बच्चा सहारे के साथ खड़ा होना शुरू कर देता है, और आमतौर पर 1 साल का बच्चा जो है वो चलना फिरना शुरू कर देता है। तो ये वो कॉमनैलिटीज हैं जो मैचुरेशन के जरिए आती हैं। कॉमनैलिटीज़ का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर लोगों में जो चीज़ कॉमन होती है, कहीं कहीं मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ कॉमन होगी। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन रिफर्स टू स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस, यानी एक कोई भी किसी भी जानवरों की कोई नस्ल है या इंसानों की कोई नस्ल है, एक स्पीशीज है। स्पीशीज एक वो अपनी इनहेरिट होती हैं उससे चीज़ें आगे, अगली नस्ल को कुछ खसूसियात इनहेरिट होगी उससे आगे, यानी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, उसमें चेंज आ गई, जब आगे आए तो अगली नस्ल में आया, अगली नस्ल में आया तो उससे भी थोड़ी चेंज हो गई, फिर उससे अगली नस्ल में आया तो उससे भी चेंज होगी। तो ये जो एक चेंज का प्रोसेस है ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे वो चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, यानी डिफरेंट होती जाती हैं। एवोल्यूशन का मतलब ये है कि वो एवोल्यूशनरी चेंजेस आती जाती हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इमरजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम एप्स टुक अबाउट 14 मिलियन ईयर्स अगो। 14 मिलियन साल पहले तकरीबन कहा जाता है कि जो ये बंदर हैं उससे इंसान बने। और ये होमोसेपियंस जो है ये 5,000 सिर्फ 50,000 साल पहले की बात करते हैं। ये एवोल्यूशन इसको कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्लो प्रोसेस के साथ चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, यानी चेंजेस आती जाती हैं। अ, हाँ, उर्दू में इसको आप इर्तिका इर्तिका कहते हैं। जैसे आगे चाइल्ड डेवलपमेंट में ये ब्रोन फैन ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी, ये बड़ी मशहूर फेमस थ्योरी है। ब्रोन फैन ब्रेनर ने एक इकोलॉजिकल मॉडल पेश किया। उसने 5 जो लेवल्स हैं उसके 5 सिस्टम को उसने बयान किया, जो सोसाइटी में आपको 5 सिस्टम मिलके डेवलपमेंट करते हैं, जो 5 सिस्टम मिलके किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को, किसी भी इंसान की वो लाइफ को डेवलप करते हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं। ये पांचों सिस्टम है: माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, इको सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। ये मैं इसमें थोड़ा तेज इसलिए जा रहा हूँ कि इस पे हम पहले डिस्कस किया था हमने, लेकिन वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए मैं इसको वो थोड़ा सा ब्रीफली बयान करता जा रहा हूँ। माइक्रो सिस्टम की अगर बात करें तो माइक्रो सिस्टम किसी भी इंसान की इमीडिएट सेटिंग है, या किसी भी बच्चे की आप कह लें इमीडिएट सेटिंग है। यानी उसकी इमीडिएट सेटिंग ये है कि उसका घर होता है, या उसका पीयर ग्रुप होता है, उसका स्कूल होता है, वो एक इमीडिएट सेटिंग है। ये उसका माइक्रो सिस्टम है। मीजो सिस्टम जो है उसमें ये कह लें कि ये उससे ब्रॉड हो गया, और माइक्रो सिस्टम का आपस में जो लिंक है वो उस, यानी ज़्यादा माइक्रो सिस्टम वो लिंक हो गए आपस में, वो आपस में इंटरेक्ट करने लगे। यानी फैमिली जो है, अगर बच्चे का एक माइक्रो सिस्टम फैमिली है और एक माइक्रो सिस्टम स्कूल है, तो वो आपस में लिंक हैं। कम्युनिटी है, कम्युनिटी फैमिली और कम्युनिटी का जो रिलेशनशिप है वो मीजो सिस्टम में आ जाएगा। कम्युनिटी और स्कूल का रिलेशनशिप, फैमिली और स्कूल का रिलेशनशिप, ये उसमें आ जाएगा मीजो सिस्टम में।
अच्छा। और ये जैसे वो आगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखी हुई है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की फ्रेंडशिप उसका जो फ्रेंडशिप सर्कल है उसके फ्रेंड्स के साथ बैठना अच्छा फील करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, उनको अपने पास जगह देते हैं, तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगी, वो उसके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी, एक हार्मनी की फ़ज़ा पैदा होगी। उसके बाद एक्सो सिस्टम है। एक्सो सिस्टम उससे भी थोड़ा ब्रॉड है। इसमें जो मुख्तलिफ सोशल सेटिंग्स के अंदर इवेंट्स हैं वो बच्चे पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन बच्चा उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि बच्चे के वालिद की जॉब है, वहाँ पे उसको कोई परेशानी है या उसको प्रमोशन नहीं मिल रही या उसका कोई वहाँ पे मसला है और उसका असर वो घर वालों पे आके पड़ता है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, सबको वो ठीक तरह से बिहेव नहीं करता, तो इस तरह से वो एक नेगेटिविटी की फ़ज़ा पैदा हो जाती है। लेकिन बच्चा जो है इसमें बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, बच्चे पे एक दूसरी सोशल सेटिंग का इन्फ्लुएंस पड़ा। ये बच्चे का एक्सो सिस्टम है, यानी बच्चा इनडायरेक्टली जिन सेटिंग्स के साथ इन्वॉल्व होता है, जिन सेटिंग्स में वो शामिल होता है, जिन जिन पे उसका जिनका उस पे इन्फ्लुएंस होता है। मैक्रो सिस्टम क्या है? मैक्रो सिस्टम उससे भी ब्रॉड है। मैक्रो सिस्टम इंक्लूड्स द कल्चर। मैक्रो सिस्टम में पूरा कल्चर इन्वॉल्व है जिसमें इंसान रहता है। ये बच्चों के कल्चरल पैटर्न्स, उनके डोमिनेंट बिलीफ्स, कल्चर में देखिए डोमिनेंट बिलीफ्स में इंसान का रिलीजन आ जाता है। हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो देखें कितने हम मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं ना, तो हमारे रिलीजियस बिलीफ एक बड़े वसी एरिया तक एक जैसे हैं। ये उसमें ये छोटे मोटे तो आ सकते हैं वेरिएशंस, जैसे ये फिरके वगैरह बने हुए, लेकिन हमारा चूंकि मुस्लिम है तो एक बहुत बड़ा वसी जो एरिया है वो हमारे बिलीफ्स को कवर करता है, हमारे आइडियाज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। देखें एक पाकिस्तान एक कंट्री है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, यानी पूरे पाकिस्तान के कल्चर को ले लें, ये इतना ब्रॉड हो गया यहाँ पे आके बच्चे का मैक्रो सिस्टम। ये इसकी एग्जांपल ये लें कि चिल्ड्रन इन वार टॉर्न एरियाज विल एक्सपीरियंस ए डिफरेंट काइंड। हाँ, एक जो इलाका है, फर्ज कर लें यूक्रेन में वार हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही, तो जो यूक्रेन के बच्चे हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट होगा, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंट होगी, पाकिस्तान के बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंट होगी। उसके बाद क्रोनो सिस्टम है। क्रोनो सिस्टम जो है ये उससे भी आगे की बात है। क्रोनो सिस्टम एज द यूजफुल डायमेंशन ऑफ टाइम एंड डेमोन्स्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ चेंज एंड कॉन्स्टेंसी इन चिल्ड्रन इन्वायरमेंट्स। ये वो कल्चर से भी बात आगे निकल जाती है, यहाँ पे टाइम आ जाता है, इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ चेंज एंड कॉन्स्टेंसी, यानी तब्दीली और रुक जाना, कांस्टेंट हो जाना, ये दोनों चीज़ें क्रोनो सिस्टम में आ जाती हैं। क्रोनो सिस्टम में क्या है, ये इसकी मिसाल मिसाल आगे लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। क्रोनो सिस्टम में इंक्लूड ए चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, एड्रेस, पेरेंट्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एज वेल एज इमेंस सोसाइटी। यहाँ पे आके देखें उसमें थोड़ा सा वो इन्वॉल्व हो गए, पहले एक सेटिंग इन्वॉल्व थी, यहाँ पे आके थोड़े से वो सेंटिमेंटल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो गई, यानी अगर पेरेंट्स जो हैं वो डिवोर्स्ड हैं, उनका आपस में झगड़ा है, डिवोर्स्ड हैं, तो उसका असर बच्चे की डेवलपमेंट पे पड़ेगा, उसकी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरह से नहीं होगी, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। या माशरे के अंदर जैसे आजकल देखें इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो वो हर घर में इसकी परेशानी है, तो उससे भी बच्चों की जो है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, अगर ये अमूमन ये जो परेशानियां होती है ना, माली परेशानियां, की वजह से घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उन लड़ाई झगड़ों से बच्चों की जो सोशो इमोशनल डोमेन है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ठीक तरह से डेवलप नहीं होती। तो ये वार स्ट्रिकन एरियाज जो हैं, वार स्ट्रिकन एरियाज, उसमें भी बच्चों की साइकोलॉजी मुख्तलिफ होती है, यानी कोई पता नहीं किस वक्त बम आके गिरे, हम मर जाएं, बच्चे ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, या ये अभी हम वो एक फियर खौफ की फ़ज़ा में रहते हैं, या फिर ऐसी फ़ज़ा में रहते हैं जहाँ पे वो उनके वालिदैन जो हैं वो मिलिटेंट्स होते हैं, वो मरने मारने की बात करते हैं, तो उनकी उनकी वो जो सोशो इमोशनल डोमेन है वो डिफरेंट तरीके से डेवलप होती है, जबकि जो नॉर्मल एरियाज में रहने वाले हैं, जहाँ पे वार वगैरह नहीं है, जहाँ पे पीस है, वहाँ पे जो बच्चों की सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है वो डिफरेंट तरीके से होगी। ये यहाँ पे ये उसमें बताया गया है अगली स्लाइड में, इसको
डायग्राम के जरिए। ये चाइल्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इमीडिएट एनवायरनमेंट उसका क्या है, माइक्रो सिस्टम। कनेक्शंस जो हैं वो, ये इमीडिएट एनवायरनमेंट के जो कनेक्शंस हैं एक दूसरे से, वो मीजो सिस्टम में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट जो एक्सो सिस्टम में आता है, यानी जिसमें बच्चा खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और ये मैक्रो सिस्टम जो है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज उसमें आ जाती हैं। और टाइम के साथ साथ जो जो तब्दीलियां आती हैं और उन तब्दीलियों की वजह से जो डेवलपमेंट में तब्दीलियां होती हैं, वो क्रोनो सिस्टम में आती हैं। ये मेरा ख्याल है इसका। जी जी। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, यानी टाइम के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो आगे, इसमें देखें ना उन्होंने टाइम को रखा है, उन्होंने टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे चल रही है, उसी तरह बच्चों की डेवलपमेंट जो है उस पर असरअंदाज हो रही है। यानी जब फोन नहीं था तो बच्चों को फोन ऑपरेट करना नहीं आता था, अब फोन आ गया है तो देखे छोटे छोटे बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल कह सकते हैं इसमें क्रोनो सिस्टम में। अच्छा, उसके बाद ये जो तीनों डोमेन्स जिनकी मैं बात कर रहा था, डेवलपमेंट की तीनों डोमेन्स, सबसे पहले फिजिकल डोमेन की बात करते हैं। फिजिकल थ्री डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। फिजिकल डोमेन क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट ये है कि चेंजेस रिलेटेड टू योर बॉडी, बॉडी कंट्रोल। आपकी बॉडी में जो चेंजेस होती हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। हार्मोनल चेंजेस, जब एडोलसेंस में हार्मोनल चेंजेस होती हैं मेल में भी और फीमेल में भी, तो वो जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो भी आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रोथ एज पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है ये भी फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ये फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ, आप इसको डेवलपमेंट का भी एक पार्ट कह सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट आगे देखें, ये चाइल्ड डेवलपमेंट में आगे अगली जो है डोमेन वो है कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमने कहा था कि ये सारी जो डोमेन्स है, तीनों डोमेन्स हैं, ये मिल के चलें तो बच्चे चाइल्ड डेवलपमेंट होती है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में ये तीनों डोमेन्स काम कर रही होती हैं एक साथ। इनकी स्पीड वेरी कर सकती है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी सोच में, कॉग्निशन का मतलब आपकी सोच है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी सोच में, आपकी सोल में क्या चल रहा है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट इससे डील करती है। रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये रीजनिंग एबिलिटी वो आ जाती है प्याजे के मुताबिक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ये ये जो चीज़ें हैं ये जो जिनका तल्लक दिमाग से है, जिनका तल्लक सोच से है, दिमाग सॉरी दिमाग डिफरेंट चीज़ है, सोच डिफरेंट चीज़ है। जिनका तल्लक सोच से है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? चेंज इन सोशल सोशल रिलेशनशिप। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डोमेन ये है, अब देखें जब बच्चा अपनी किसी करीबी रिश्तेदार को माँ को हग करता है, प्यार से हग करता है, या माँ बच्चे को प्यार से हग करती है, तो ये उनका आपस में सोशो इमोशनल रिलेशनशिप है। इमोशंस चेंज होते रहते हैं, जैसे ये जेंडर वाइज भी इमोशन चेंज होते रहते हैं, वैसे ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ इमोशंस इंसान के चेंज होते रहते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से। ये जो तीनों डोमेन्स हैं आर इंटर रिलेटेड, आपस में जुड़ी हुई हैं। एंड स्पीड ऑफ स्पेसिफिक डोमेन में वेरी, हाँ स्पीड इनकी वेरी कर सकती है, इनकी स्पीड मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये तीनों डोमेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं और इन तीनों डोमेन्स के की डेवलपमेंट से ही चाइल्ड डेवलपमेंट होती है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के काजेज क्या हैं। काजेज, काजेज ऑफ डेवलपमेंट, ये मैचुरेशन, मैचुरेशन जो है, जो पहले हमने मैचुरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, ये मैचुरेशन प्याजे वाली मैचुरेशन, प्याजे इसको मैचुरेशन भी कहता है, ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यानी ये जेनेटिक्स के हवाले से बात करता है, हेरिडिटी के हवाले से बात करता है कि दो ही कॉजेज हैं डेवलपमेंट के। एक है कि डेवलपमेंट हेरिडिटी के थ्रू होती है, दूसरी है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के थ्रू होती है। ये हेरिडिटी की बात करता था प्याजे, इन्वायरमेंट की बात करता था वाइगॉट्स्की।
पियाजे कहता था कि जो बच्चे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव है या जो भी है वो ज़्यादातर उसके जीन्स पे डिपेंड करती है, उसकी जेनेटिक, ये उसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है पियाजे को। तो वो कहता था कि वो बात करता था कि एज के ज़रिए तब्दीलियां आती हैं, एज के ज़रिए डेवलपमेंट आती है, स्टेजेस में आती है, उसमें जो चीज़ें इनहेरिट हुई हैं उनका किरदार होता है, जबकि जो लर्निंग या इन्वायरमेंट से लर्न करना, नेचर नर्चर की डिबेट है ये, नेचर और नर्चर। नेचर इज समथिंग लाइक हेरिडिटी और नर्चर इज समथिंग लाइक इन्वायरमेंट। ये दोनों कॉजेज हैं डेवलपमेंट के, यानी आप ये कह सकते हैं इन दो कॉजेज की वजह से कि नेचर और नर्चर मिल के चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिल के चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, मैचुरेशन और लर्निंग मिल के चाइल्ड डेवलपमेंट होती है। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट में अक्सर बात होती है मोटर स्किल्स की। मोटर मोटर क्या है? मोटर क्या है? मोटर कहते हैं मसल्स को। अब उसमें फाइन मोटर स्किल्स भी हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स भी हैं। फाइन मोटर स्किल्स कौन सी हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिनमें आप बच्चे जो हैं वो छोटे मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चे छोटे मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चे कोई ब्लॉक बिल्ड कर लें, अपनी फोर फिंगर से कोई या थंब से कोई ऑब्जेक्ट उठा लें, कोई जिगसा पिजल जो है, जैसे 4 साल के बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो कोई जिगसा आसान सा जो जिगसा पजल है उसको हल कर सकता है। अच्छा, जो 5 साल का बच्चा है वो हैंड आर्म और बॉडी को कोऑर्डिनेट कर सकता है, वो आई आई के साथ, या रिफ्लेक्सेस जैसे हैं, बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये फाइन मोटर स्किल्स की आप बात कर रहे हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब है कि वो बड़े मसल्स का इस्तेमाल, बड़े मसल्स का इस्तेमाल, जैसे बच्चा दौड़ता है, जंप करता है, सीढ़ियाँ चढ़ जाना अपनी टांगों के ज़रिए, या दौड़ इंजॉय करना, ये सारी चीज़ें ये उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चे अपने बड़े मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, फाइन मोटर स्किल्स में जैसे हैंड राइटिंग के लिए, या वो बच्चे अपनी स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, दो प्रिंसिपल्स। आप मैंने पहले बात की थी डायरेक्शन की, कि मल्टी डायरेक्शनल भी होती है। वो मल्टी डायरेक्शनल जो डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होती है वो इस तरह से भी हो सकती है। उस डायरेक्शन को आप ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, अगर हम कॉग्निटिवली देखें उसको या इमोशनली देखें उसको, कि बच्चे इमोशनली नेगेटिवली भी डेवलप हो सकते हैं, पॉजिटिवली भी डेवलप हो सकते हैं। ये अगर हम ग्रोथ के हवाले से देखें, फिजिक के हवाले से देखें, तो वैसे भी इस तरह से भी डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होती है। इसके दो प्रिंसिपल्स हैं फिजिकल ग्रोथ के। सिफालो कॉडल, सिफालो का मतलब होता है खोपड़ी, कॉडल का मतलब होता है पाँव। सिफालो का मतलब है खोपड़ी और कॉडल का मतलब है पाँव। हेड टू टो यानी सर से पाँव की तरफ। सिफालोकोडल प्रिंसिपल का मतलब यह है कि बच्चे जो हैं वो सर की तरफ से पहले डेवलप होते हैं, सर की तरफ से पहले उनका साइज बढ़ता है। यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, सर की तरफ से पहले उनका साइज बढ़ता है, फिर जो नीचे वाला हिस्सा है उसका बाद, और सबसे एंड पे फुट की तरफ से बच्चे बढ़ते हैं। ये एक टॉप टू बॉटम, ऊपर से बच्चे पहले, ऊपर बच्चों बच्चों का जो साइज है वो पहले बढ़ता है, नीचे की तरफ बाद में बढ़ता है। ये सिफालोकोडल प्रिंसिपल है। दूसरा है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। प्रोक्सिमो डिस्टल मीन्स नियरर, डिस्टल मीन्स डिस्टेंस, यानी नियरर से डिस्टेंस की तरफ। आप ये कह लें बच्चे के सेंटर से आउटवर्ड की तरफ, जो चीजें बच्चे के सेंटर में हैं वो पहले, यानी आप ये कह लें कि बच्चा जो है उसका ये पेट, ये अगर सेंटर है तो ये पहले बनेगा, या छाती बच्चे की है वो सेंटर में है तो वो पहले बनेगी, जो आर्म्स हैं वो दूर हैं तो वो बाद में बनेंगे, उसके हैंड्स जो हैं वो बाद में बनेंगे, यानी सेंटर टू आउटवर्ड। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब है सेंटर टू आउटवर्ड। अब हम जो मोटर स्किल्स की बात कर रहे थे, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो पहले बढ़ती हैं, फाइन मोटर स्किल्स बाद में बढ़ती हैं।
ग्रोथ, चूंकि बड़े मसल्स पहले बनते हैं, जो छोटे मसल्स का इस्तेमाल है वो बच्चा बाद में सीखता है, बड़े मसल्स का इस्तेमाल पहले करता है, इसलिए ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स बाद में होती हैं। ये सिफालोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल का आपने याद रखना है, ये मैंने 2 मरतबा एग्जाम में देखा है। ये HM के एग्जाम में भी आया था और एक लेक्चरर एजुकेशन के एग्जाम में भी आया था, सिफालोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफालो का मतलब है खोपड़ी और कॉडल का मतलब है फुट। यानी सिफालोकॉडल प्रिंसिपल ये है कि बच्चा सर की तरफ से पहले बड़ा होगा, पाँव की तरफ से बाद में होगा, यानी ऊपर से नीचे को जा रही है डेवलपमेंट, ऊपर से नीचे को साइज बढ़ रहा है। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब है कि दरमियान से साइडों की तरफ जो है वो जा रहा है, दरमियान में पहले बन रहा है, साइडों पे बाद में बन रहा है। साइड जो ग्रोथ हो रही है ना वो साइड पे, यानी बच्चे की छाती पहले बन रही है, छाती पहले बढ़ रही है, जो हैंड्स हैं वो बाद में बढ़ेंगे, वो दूर हैं। करीब वाली चीजें जो है वो पहले बढ़ रही हैं, दूर वाली चीजें बाद में बढ़ेंगी, दूर वाले ऑर्गन्स बाद में बढ़ेंगे। जी समझ आई आप लोगों को इस बात की? सर मैं एग्जाम्पल से ही आपको बता रहा हूं कि दरमियान में, आपके जिस्म के दरमियान में क्या है, छाती है ना, तो छाती के करीब करीब जो छाती के करीब करीब जो ऑर्गन्स हैं वो पहले बढ़ेंगे, जो दूर हैं वो बाद में बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल यही बात, मैंने बिल्कुल यही बात की कि हेड टू टो का क्या मतलब है, यानी सर की तरफ जो डेवलपमेंट है वो पहले होगी, नीचे बाद में होगी। हेड टू टो का मतलब यही है। जी चलें, आपकी छाती है या रीढ़ की हड्डी है वो सेंटर में है, जो सेंटर से चीजें करीब हैं, इस जो प्रिंसिपल है ये है कि जो सेंटर से चीजें करीब हैं वो पहले बनेगी, जो दूर हैं वो बाद में बनेगी, वो वाले ऑर्गन्स बाद में बनेंगे। ये इसी तरह से आएगा, जैसे जो मैंने आपको बताया है ना, इसी को तोड़ मरोड़ के उन्होंने कोई क्वेश्चन बनाया होगा, मतलब उसका यही है। इसके अलावा इसमें और कोई साइंस नहीं है। हाँ वो हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि डेवलपमेंट नियरर, यानी नियरर टू डिस्टल डेवलपमेंट विल बी अकर इन, आगे है ये डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, सिफालोकॉडल, प्रिक्सिमोडिस्टल, नन ऑफ दीज एटसेट्रा, ये हो सकते हैं इस तरह से। या इसको वो इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है कि सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जो ऑर्गन्स बनते हैं, सेंटर में पहले और आउटवर्ड बाद में, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एक तो वो स्टेजेस हैं जो प्याजे ने बताई, 5 स्टेजेस। ये वो स्टेजेस हैं जिन पे मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एग्री करते हैं, 5 स्टेजेस पे। ये प्याजे वाली नहीं है, इन पे मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एग्री करते हैं कि ये वाली स्टेजेस जो हैं ये चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है प्री नेटल स्टेज। ये पैदाइश से पहले 9 मंथ्स जो बच्चा पेट के अंदर होता है, ये प्री नेटल स्टेज वो है। प्याजे जो है उसने प्री नेटल स्टेज को नहीं रखा हुआ, उसने बर्थ के बाद ही रखा हुआ है, उसने जो है ना वो सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ के बाद से स्टार्ट की है, जबकि जो मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बच्चा तो बनना शुरू हो जाता है पेट, माँ के पेट के अंदर, तो तब से उसको देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखें प्री नेटल जो 9 मंथ्स हैं माँ के पेट के अंदर, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, डेवलपमेंट बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है। टेराटोजन्स, हाँ एक मैंने एक दफा ना ये मैंने साथ में ऐड किया था टेराटोजन्स, मैंने एक एग्जाम में इसका पढ़ा था कि टेराटोजन्स क्या होते हैं। टेराटोजन्स होते हैं वो वाले थ्रेट्स जो अगर कोई हामला माँ है वो कोई ड्रग लेती है, कोई किसी या कोई इस किस्म की चीजें लेती है जिनसे बच्चे की जो वो ग्रोथ है वो मुतासर होती है। मोस्टली ड्रग्स के लिए टेराटोजन्स का नाम जो है वो लिया जाता है, ड्रग्स के लिए। इसमें एक और चीज भी थी,
टेराटोजन्स में मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। जी, टेराटोजन्स में हाँ, रेडिएशंस जो एक्सरे रेडिएशंस होती हैं, ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये जो माएँ हैं ना, इनको ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने चाहिए। तो ये जो रेडिएशंस हैं, ये भी वो बच्चे की ग्रोथ में ख़राबी पैदा कर सकती हैं, इनकी वजह से जो है वो कोई मसला हो सकता है। तो ये टेराटोजन्स बेसिकली ड्रग्स का इस्तेमाल अगर कोई हमला औरत करती है, वो इस बच्चे की जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है, उसके अंदर ये थ्रेट्स हैं टेराटोजन्स के। अच्छा, आगे देखें, हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ, ये जो 9 मंथ का पीरियड है, इसके अंदर हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है। देखें, बच्चा एक सुई के दाने जितना होता है, वो सुई के वो सामने जो निशान होता है ना, सुई की नोक, उस जितना होता है। फिर वो बढ़ता 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 कई हजारों गुना बच्चा बढ़ के वो 9th मंथ में डिलीवरी के लिए रेडी होता है। तो इसमें देखें कितनी तेज स्पीड है बच्चे की वो फिजिकल ग्रोथ की। तो ये वो पीरियड है 9 मंथ का जहां पे फिजिकल डोमेन सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। फिजिकल डोमेन इस पीरियड में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डोमेन इज नॉट नोन। अच्छा, माँ के अंदर जब माँ के पेट के अंदर बच्चा है तो आपको ये नहीं पता चलता कि वो बच्चा सोचता है या नहीं सोचता, उस बच्चे के कोई इमोशंस हैं या नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि वो हाथ लगाएं या जोर से बोलें तो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो किक्स मारना स्टार्ट कर देगा माँ को। ऐसा हो सकता है, मे बी इस हवाले से कोई कहे कि इमोशंस है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं आई जो ये पता कर सके कि बच्चों के माँ के पेट के अंदर उनके कोई इमोशंस होते हैं या बच्चों की कोई सोच होती है या बच्चे सोचते हैं। ये हमें अभी पता नहीं चल सका। अच्छा, उसके बाद उससे अगली स्टेज आ जाती है इन्फेंसी। ये पैदाइश से लेके 2 साल तक, ये जिसको प्याजे ने सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिया था। ये इसको टॉय एज भी कहा जाता है, इसको इमिटेटिव एज भी कहा जाता है। खिलौने वाली उम्र है ये। इमिटेटिव एज, नकल करने वाली, दूसरों को देख के करने वाली उम्र है। इमिटेट का मतलब होता है दूसरों को देख के करना। इमिटेटिव एज, दूसरों को देख के। ये आ सकता है आपको एग्जाम में, टॉय एज कौन सी होती है, इमिटेटिव एज कौन सी होती है। आगे ऑप्शन आ सकते हैं, इन्फेंसी है, प्रीनेटल है, या क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट इज लेस एज कंपेयर टू प्रीनेटल पीरियड। देखें, इस स्टेज पर भी बच्चे की ग्रोथ में बड़ी तेजी से इजाफा होता है, फिजिकल डोमेन जो है वो बड़ी तेजी से, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि माँ के पेट के अंदर बच्चा ग्रो हो रहा था। माँ के पेट के अंदर बच्चे के ग्रो होने की वो रफ्तार बहुत ज्यादा थी। वैसे आप देखें, अगर हम कहें ना कि ये बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहले वीक के अंदर बच्चा इतना वो हेल्पलेस नहीं होता जितना हम सोचते हैं। बच्चा बहुत कुछ करता है, बच्चा सुनता है, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, बच्चा लोगों को पहचानता भी है, यानी अपनी माँ को पहचानना भी शुरू कर देता है। और रिफ्लेक्सेस उसके होते हैं, मुट्ठी बंद करना, टांगे मारना, यानी बहुत कुछ अगर उसको क्लोजली देखा जाए तो उस बच्चे के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज पैदा हो चुकी होती हैं पहले वीक के अंदर ही। तो यहाँ पे तेज होती है फिजिकल डोमेन, लेकिन माँ के पेट के अंदर जो प्रीनेटल पीरियड है, सावका जो पीरियड है, उसकी निस्बत कम है। अच्छा, यहाँ पे बच्चा जो है इन 2 साल में अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल, जैसे वो पहले मैं आपको बता रहा था कि इतनी एज में बच्चा जो वो बैठता है, इतनी एज में खड़ा होता है, इतनी एज में वो चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे इस स्टेज पर उसका बॉडी के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्कर्स, यहाँ पे उसकी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। बच्चा सोचना शुरू कर देता है, बच्चा चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, बच्चा जो है उसके अंदर एक सोच पैदा हो जाती है, समझ बूझ पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर इन 2 साल में। सोशो इमोशनल डोमेन या सोशलाइजेशन, बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन भी डेवलप होती है।
सोशलाइजेशन कैसे डेवलप होती है, यानी बच्चा घर के अंदर जितने लोग मौजूद है यहाँ पे जो है फैमिली या उसका घर जो है वो प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की। प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन उसके हैं पेरेंट्स और सिबलिंग्स। ये बुनियादी तौर पर उसके जो सोशलाइज उसको करते हैं लोग जिनके साथ वो सोशलाइज है वो उसके पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं। घर उसकी प्राइमरी एजेंसी है। ये वाली सोशलाइजेशन है बच्चे की। यानी आप देखें इन्फेंसी में आके तीनों डोमेन्स जो हैं उन पे काम शुरू हो गया है। फिजिकल डोमेन की तो स्पीड बहुत तेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है। उससे अगली स्टेज आ गई अर्ली चाइल्डहुड। ये 2 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। इसको प्ले एज भी कहा जाता है। मिल्ड्रेड पार्टन ने इसको कहा था प्री गैंग एज। मिल्ड्रेड पार्टन, ये भी किसी एग्जाम के किसी पेपर से मैंने उठाया था कि ये प्री गैंग एज किसने कहा था। तो ये याद रखिएगा, ये मिल्ड्रेड पार्टन उस बंदे का नाम है जिसने इस अर्ली चाइल्डहुड को 2 से 6 साल तक की उम्र को प्री गैंग एज का नाम दिया था। यहाँ पे भी फिजिकल ग्रोथ की स्पीड जो है वो होती है लेकिन पहले दोनों स्टेजेस की निस्बत कम होती है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्पीड यहाँ पे तेज हो जाती है। बच्चे के सोचने की स्पीड तेज हो जाती है ये 2 से 6 साल की उम्र में। सोशलाइजेशन टीचर्स एंड पीयर्स है उसके। मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन उसके स्कूल हो गया है, स्कूल है मेन एजेंसी, और उसके जो एजेंट्स हैं वो टीचर्स और पीयर्स हैं। यानी पहले जो था इन्फेंसी स्टेज उसमें एजेंसी क्या थी, होम, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन होम, और एजेंट्स थे पेरेंट्स और सिबलिंग्स। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में आके उसकी एजेंसी है स्कूल और टीचर्स और पीयर्स उसके एजेंट्स हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज हाईएस्ट। नोम चोम्स्की कहता है कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है 2 से 6 साल तक का पीरियड है, इसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट, जुबान सीखने की जो स्पीड है ये सबसे ज़्यादा होती है। ये सोशलाइजेशन इज मोस्ट इंटेंस एंड मोस्ट क्रूशल। इस स्टेज पे भी वो कहते हैं कि जो बच्चे की सोशलाइजेशन है वो बड़ी सेंसिटिव मोड पे आ जाती है। सेंसिटिव मोड पे ऐसे आती है कि अगर इस एज में बच्चे को अच्छी कंपनी नहीं मिली, इस एज में बच्चे की सोशलाइजेशन अच्छी नहीं हुई, तो उसकी वो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होगा उसकी पर्सनैलिटी पर। बच्चे की पर्सनैलिटी नहीं अच्छी बन सकेगी अगर वो उसकी अच्छे से नहीं होती, उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, उसकी सोशलाइजेशन अच्छी नहीं है। पीयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज। यानी वो कौन से लोगों के साथ होता है, कौन से पीयर्स, कौन से दोस्तों के साथ होता है, पीयर्स इंपॉर्टेंट हैं इस एज में। ये मिडल एंड लेट चाइल्डहुड उसके बाद है 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज लेस देन अर्लियर स्टेजेस। यहाँ पे आके फिजिकल डोमेन जो है वो पहले से थोड़ा कम स्पीड में हो गई उसकी 6 से 11 साल की उम्र में। अब देखें फिजिकल डोमेन हर लेवल के साथ कम होती जा रही है, उसका फिजिकल ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है। यानी आप ये कह लें कि फिजिकल डोमेन जो है वो स्लो होती जा रही है जबकि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो बढ़ती जा रही है, सोशो इमोशनल डोमेन भी बढ़ती जा रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग, टीचर्स इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड पीयर्स इन्फ्लुएंस इंक्रीजेस। यहाँ पे आके जो टीचर का इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है, उसके दोस्तों का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है। यानी पीयर इंपॉर्टेंट थे अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन मिडल एंड लेट चाइल्डहुड में एवरीथिंग इज पीयर, टीचर भी माइनस हो गया है। यानी वो सबसे ज्यादा उसकी जिंदगी में किरदार जो है वो इनका है पीयर्स का। परमानेंट सेलेक्टिव फ्रेंडशिप स्टार्ट्स विद सेम जेंडर। अच्छा, ये फ्राइड का जब हम साइको एनालिसिस पढ़े ना, ये हम उसको पढ़ेंगे। ये फ्राइड इसको गैंग एज कहता है कि ये वाली जो मिडल एंड लेट चाइल्डहुड वाली है ये गैंग एज है। यहाँ पे आके वो फ्राइड कहता है कि यहाँ पे आके वो सेम जेंडर के दोस्त बनाता है बच्चा। फ्राइड तो कहता है कि वो शर्मीला होता है, वो अपने अंदर छुपा के रखता है। ये सप्रेशन, उसको सप्रेशन का नाम दिया था फ्राइड ने। वो उसको छुपा के रखता है अपने जो उसके अंदर एस्पिरेशंस होती हैं या उसकी जो एहसासात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको छुपाता है और सेम जेंडर के दोस्त बनाता है। सेलेक्टिव फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम वैसे देखें
तो पहले बच्चा जो है वो उसके लिए सारे बच्चे जो हैं वो एक जैसे हैं, सारे बच्चे उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो मखसूस बच्चे जो हैं उनके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, बाकी लोगों से वो ज़रा उसका उनके साथ रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के साथ ज़्यादा करीब हो जाता है, कुछ लोगों के साथ इतना करीब नहीं होता। उसके बाद आ जाती है पांचवी स्टेज, एडोलसेंस। ये एडोलसेंस को जी स्टैनले हॉल ने कहा था, ये भी मैंने एक एग्जाम से उठाया। जी स्टैनले हॉल जो है इसने कहा था एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये इसकी आई थी डेफिनेशन कि ये किसकी है। ये जी स्टैनले हॉल की थी कि जो एडोलसेंस है ये एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है। ये लास्ट स्टेज है चाइल्डहुड की, ये ब्रिज है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है, यानी इस स्टेज में आके बच्चा जो है वो एडल्ट एडल्ट बनना शुरू हो जाता है। ये मोस्ट सेंसिटिव पीरियड है मैनेज करने के लिए। यहाँ पे आके अगर बच्चा खराब हो गया तो फिर उसकी पर्सनैलिटी समझो कि गई। यहाँ पे आके बच्चा जो है उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां होनी शुरू हो जाती हैं। हम देख रहे थे कि जो फिजिकल डोमेन है वो हर पीरियड में कम होती जा रही थी, लेकिन इस पीरियड में आके फिजिकल डोमेन एकदम से फिर ज्यादा हो गई, स्पर्ट ग्रोथ हो गई। अचानक से वो ग्रोथ होनी शुरू हो गई बच्चों की। वो जो मेल और फीमेल है उनके अंदर वो हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो गए, जेंडर डिफरेंस अपीयर होना शुरू हो गया। बच्चों को पता लग गया कि मैं मेरा जो जेंडर है वो डिफरेंट है, मैं मेल हूँ, कोई फीमेल है। पहले मेल फीमेल का वो 6 से 11 साल की उम्र तक इतना बच्चे को नहीं था इसका आइडिया कि हमारे अंदर कितना डिफरेंस है। लेकिन जब हार्मोनल चेंजेस आए, बॉडी के अंदर तब्दीलियां आई, दोनों की, मेल में और तब्दीलियां आई, फीमेल में और तब्दीलियां आई, तो यहाँ पे आके बच्चे को पता लगना शुरू हो गया कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। जेंडर डिफरेंस बच्चे के अंदर अपीयर हो गया, पबर्टी स्टार्ट हो गई, बलूगत स्टार्ट हो गई बच्चों के अंदर। यहाँ पे स्पीड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज हाईएस्ट। एडोलेसेंस में जो बच्चे की सोचने की सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, वो सबसे ज्यादा होती है। यानी जब बच्चा वो आगे बड़ा हो जाता है, फिर आगे उम्र बढ़ती जाती है, तो वो उसकी याददाश्त, मेमोरी और बहुत सारी चीजें जो है ना वो कम होती जाती हैं। ये वो है टाइम, ये वो वाला स्टेज है जहाँ पे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्पीड हाईएस्ट है। फिजिकल डोमेन की हाईएस्ट स्पीड थी माँ के पेट के अंदर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हाईएस्ट स्पीड है एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस में आके सोशलाइजेशन जो है ये ओनली थ्रू पीयर्स है, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पीयर्स। इस स्टेज में भी सिर्फ पीयर्स इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बच्चे के अंदर जो हार्मोन्स की तब्दीलियां हो रही हैं, उन उन हार्मोन्स की वजह से बच्चे का मिजाज बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इमोशनल अपहीवल आता है उसके, चेंज ऑफ मूड। कभी पल में माशा है, पल में तोला है। कभी उसका मूड कैसा, कभी मिजाज में बड़ा खुश हो जाता है, कभी वो बड़ा सैड हो जाता है। यानी इस तरह से इमोशनल अपहीवल उसके अंदर आते रहते हैं। ये इमोशनल जो सोशो इमोशनल, उसकी भी स्पीड तेज हो गई, सोशो इमोशनल डोमेन की भी, उसमें भी अपहीवल आ गया। ये ये थे वो वाले 5 स्टेजेस जिन पे सारे मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैचुरेशन और लर्निंग के बारे में, जो हम पढ़ रहे थे। मैचुरेशन और लर्निंग, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, वही उसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट भी आप कह सकते हैं, जेनेटिक्स और सोसाइटी ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है, ये किस रोले में हमें डाला हुआ है। हेरिडिटी क्या है? करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर थ्रू जीन्स। जीन्स के थ्रू जो करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं, जो इनहेरिट होते हैं, जैसे आंखों का रंग हो गया, हाइट भी अमूमन, हाइट जो है ये भी कहते हैं इनहेरिट है। अगर माँ बाप दोनों वो बड़ी हाइट के हैं तो बच्चा जो है वो भी अमूमन, और ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चा भी बड़ी हाइट का होगा। स्किन कलर भी, अगर दोनों गोरे हैं तो बच्चा गोरा होगा, अगर काले हैं तो काला होगा। जैसे ये साउथ अफ्रीका में कालों के अमूमन काले, ज्यादातर काले बच्चे ही पैदा होते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये इनहेरिट होती हैं। वैसे अब वो आप दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं अपनी मर्जी के बच्चे का। आजकल तो दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, आप किसी भी फैक्ट्री में ऑर्डर दें कि मुझे काला बच्चा चाहिए, गोरा बच्चा चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा, वो टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए। और वैसे
इस चीज़ को बड़ा आसान बना दिया। वो यूजेनिक्स की जो टर्म इसराइल वाले यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा इसराइल में जो है वो कैसे, इसराइल इतना डेवलप्ड कैसे हो गया है, उसमें वो कैसे शादी, स्टेट कैसे शादी करवाती है। वो इसराइल में ऐसे होता है कि स्टेट तलाश करती है एक सेहतमंद और इंटेलिजेंट मर्द और एक सेहतमंद और इंटेलिजेंट औरत। वो उनकी शादी करवाते हैं, उनके यहाँ से जो बच्चा पैदा होता है वो स्टेट की मलकियत होता है। अगर बच्चा सेहतमंद होता है और इतना ज़हीन नहीं होता, उसका आईक्यू लेवल चेक करते हैं छोटी सी एज में। अगर बच्चा उनको लगता है कि ज़हीन नहीं है, सेहतमंद ज़्यादा है, तो वो उसको सोल्जर बना देते हैं। लेकिन अगर बच्चा इंटेलिजेंट ज़्यादा है तो उसको वो साइंटिस्ट बना देते हैं। और उसकी शुरू से ही जो उसकी एजुकेशन है वो उसी डायरेक्शन में चलाते हैं कि हमने इसको साइंटिस्ट बनाना है, इसको हमने सोल्जर बनाना है, उसको उसी तरह से लेके चलते हैं। यही वजह है कि वो थोड़ी सी जगह पे मोहित, थोड़े से लोगों पे मोहित, एक छोटा सा कंट्री, थोड़े से लोग जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, ये चलें, ये हेरिडिटी की बात हो रही थी। आई कलर, हाइट, स्किन कलर, इंटेलिजेंस, शाइनेस, बच्चा कितना ज़हीन है, ये भी अमूमन डिपेंड करता है। ख़ानदानों में ज़हानत भी होती है। कोई शाइनेस, शर्मीला होना, एक्सट्रोवर्ट होना, इंट्रोवर्ट होना। कुछ लोग बड़े अपने आप को खुली किताब की तरह पेश करते हैं, कुछ लोग बड़े अपने अंदर अंदर रहते हैं, अंदर अंदर ही रहते हैं। ये भी ये भी एक इनहेरिट होती हैं चीज़ें। बहादुर होना, बुज़दिल होना, ये भी बहुत हद तक ख़ानदानों पे, वालिदैन पे डिपेंड करता है। किसी के वालिदैन बहादुर थे तो अमूमन उनकी औलाद भी बहादुर होगी। हम देखते हैं जैसे ये शिवालिक वार्स जो थी उनमें जो ये कमांडरों के बच्चे होते थे, जो सिपा सालारों के बच्चे होते थे, वो भी बड़े बहादुर होते थे। तो ये चीज़ें इनहेरिट होती थी। हेरिडिटी इज फिक्स्ड, स्टैटिक एंड प्रिडिक्टेबल। हेरिडिटी क्या है? फिक्स्ड है, यानी हेरिडिटी ये है कि उसमें चेंज नहीं है। स्टैटिक है, प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल किस तरह है? एक दोनों माँ बाप गोरे हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनका बच्चा जो है वो गोरा ही होगा। दोनों माँ बाप काले हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इनका बच्चा काला होगा। इट इज समथिंग अबाउट हेरिडिटी। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट की तरफ। एवरीथिंग अदर देन जेनेटिक इज इन्वायरमेंट। जो भी चीज जेनेटिक नहीं है वो इन्वायरमेंट है। अभी तक लोग आ रहे हैं। जो भी चीज जेनेटिक नहीं है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट इज डायनामिक एंड अनप्रिडिक्टेबल। इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है, इन्वायरमेंट फिक्स्ड नहीं है। इन्वायरमेंट में वेरिएशंस हैं, इन्वायरमेंट में वैरायटी है। ये इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन्वायरमेंट जो है उससे बच्चा ये ऐसे इस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चा इतना डेवलप होगा, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। अब देखें, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिल के डेवलपमेंट होती है, यानी इन दोनों का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होता है। यानी एक बंदे के अंदर हेरिडिटी का भी इन्फ्लुएंस होता है, इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, ये आपस में क्या है? जो डेवलपमेंट है हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ये डेवलपमेंट है। हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट, ये डेवलपमेंट है। हेरिडिटी क्रॉस इन्वायरमेंट, ये डेवलपमेंट है। या हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्वायरमेंट, ये डेवलपमेंट है। इसमें डेवलपमेंट की सही वाली इक्वेशन कौन सी, आप लोग बताएंगे? कोई मुझे सुन रहा है? मल्टीप्लाई वाली क्यों? जी, मल्टीप्लाई वाले रीजन बताएं। प्लस वालों की तो लॉजिक समझ आती है ना, कि वो कह रहे हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मिल गए, दोनों को जमा करने से डेवलपमेंट हो गई। जो मल्टीप्लाइड बाई,
मल्टीप्लाइड बाय इन्वायरमेंट, ये इसकी क्या वजह है? वेरी गुड। आपका नाम साबिर हुसैन है? मेहदी अली, व्हाट अ जीनियस यू आर। बिल्कुल, इंट्रैक्शन जो है, इंट्रैक्शन के लिए हम मल्टीप्लाई का वर्ड यूज करेंगे। इन दोनों की इंट्रैक्शन होती है, ये दोनों दोनों चूंकि करती हैं, इसलिए आप हेरेडिटी और इन्वायरमेंट को प्लस नहीं कर सकते, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हेरेडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। इंट्रैक्शन के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद डेवलपमेंट जो है, एक बंदे के अंदर डेवलपमेंट के अंदर कितना किरदार हेरेडिटी का है और कितना किरदार इन्वायरमेंट का है, ये आप लोग बताएंगे। 50-50 है या 40 हेरेडिटी और 60 इन्वायरमेंट है, या 60 हेरेडिटी और 40 इन्वायरमेंट है? ये अब आप लोगों पे है, बताइए। जी, दिस इज द पॉइंट। ये कोई पता नहीं है कि हेरेडिटी का कितना किरदार होता है या इन्वायरमेंट का किरदार होता है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। किसी इंसान के अंदर जो जीन्स हैं उनका, वो जीन्स उसकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और किसी की पर्सनैलिटी पे इन्वायरमेंट ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी का 60-40 या 40-60 है या 50-50 है, ये हम डिटरमिन कर ही नहीं सकते। Three factors are there for increasing or decreasing the role of heredity or environment। यानी तीन फैक्टर्स हैं। अब आगे फैक्टर्स की बात हो रही है, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तीन फैक्टर्स हैं जो कि इनका रोल इंक्रीज कर सकते हैं हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का, या डिक्रीज कर सकते हैं। वो उनके जरिए हम, इन फैक्टर्स के जरिए हम डिटरमिन कर सकते हैं। एक तो स्टेज है कि किसी स्टेज पे बंदे की वो बच्चे की लाइफ में जो स्टेजेस हैं, जैसे प्याजे ने बताई या ये ओवरऑल मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट ने बताई, एक स्टेज पे वो कौन सी डोमेन जो है, उस स्टेज पे कौन सी चीज़ वो ज़्यादा असर करती है, हेरेडिटी करती है या इन्वायरमेंट करता है स्टेज पे, या डोमेन के हवाले से डोमेन स्पेसिफिक, कौन सी डोमेन पर हेरेडिटी का असर ज़्यादा है, कौन सी डोमेन पर। यानी अगर हम सोशो इमोशनल डोमेन की बात करें तो उसमें सोसाइटी का इन्फ्लुएंस भी है, और इमोशंस की बात करें तो इमोशंस में तो हेरेडिटी का भी है। और इंडिविजुअल इंडिविजुअल का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो डिफरेंस से भी पता चल सकता है कि वो डिफरेंस डिटरमिन कर सकता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कितना रोल है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। अब हम इश्यूज रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा। अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ इश्यूज भी हैं ये डेवलपमेंट के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस होती है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है। यही रोला था इसका प्याजे और वेगोट्स्की का भी। प्याजे कहता था कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, वेगोट्स्की कहता था कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक एक ये इसके दरमियान इशू था कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है या स्टेजेस में होती है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मोस्टली कंक्लूड ये किया गया कि डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूअस है। प्याजे, कोलबर्ग एंड एरिक्सन वर फॉर डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट। यानी प्याजे, कोलबर्ग और एरिक्सन ये स्टेजेस की बात करते थे। स्टेजेस का मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये स्टेजेस की बात करते थे। वाइगोट्स्की वाज फॉर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की कहता था कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं हो सकता कि 1 से 2 साल में और हो, फिर वो 3 से 6 साल में और हो, फिर 7 से 11 साल में और हो। ये नहीं हो सकता, ऐसे हम डिटरमिन नहीं कर सकते, वाइगोट्स्की कहता था। इस तरह से तो आप बच्चों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है आप जो करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं 11 साल के बच्चे की, हो सकता है 6 साल के बच्चे में वो करेक्टरिस्टिक्स हों।
तो इस तरह से ये एक इशू था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का। नेचर और नर्चर का इशू, वही वाला इशू जिसे हम अब तक वो जिस पे डिस्कस करते रहे, नेचर और नर्चर, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी हेरिडिटी का कितना किरदार है, इन्वायरमेंट का कितना किरदार है। अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, ये भी एक था। अर्ली एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, फ्राइड कहता था कि जो बच्चे के पहले 5 साल है ना, वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्राइड के मुताबिक। उन 5 सालों में बच्चे की जितनी पर्सनैलिटी डेवलप होनी होती है वो हो जाती है। बच्चे ने जो कुछ बनना होता है वो 5 साल पहले 5 साल में बन जाता है, बाकी जो कुछ होता है वो बाकी उम्र में वो इन्हीं 5 सालों का रिफ्लेक्शन होता है। जबकि जो ऐसा जो मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात से एग्री नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं, 5 साल के बाद जो है वो ऐसा नहीं कि 5 साल ही सब कुछ है, 5 साल के बाद भी डेवलपमेंट होती है। 5 साल के बाद भी, जैसे एरिक्सन था, ये था तो फ्राइड का स्टूडेंट ही, लेकिन उसने लेटर एक्सपीरियंस की बात की। उसने कहा कि वो जैसे इसने लाइफ स्पैन स्टेजेस बताए थे ना, वो 60 साल की उम्र, 60 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र से लेकर डेथ तक उसकी आखिरी स्टेज है। तो उसमें वो ये कहता है कि वहां पे भी जाके लोग जो हैं वो जनरेटिव हो जाते हैं। इस उम्र में भी जाके लोग जनरेटिव हो जाते हैं, ये नहीं कि बैठे रहते हैं, स्टैग्नेंट नहीं होते, जनरेटिव हो जाते हैं। इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बंदा, ये केएफसी वाला बाबा, आप देखते हैं केएफसी में जाके एक बाबे की तस्वीर लगी होती है। वो उस बाबे ने 60 साल की उम्र में चिकन बनाना शुरू किया था, और वो उस चिकन अच्छा बनाता था। उसने ये चिकन बनाते बनाते वो बर्गर बना, चिकन बर्गर बनाए, और फिर अपनी एक शॉप खोल ली, उसको उसने केएफसी का नाम दिया, और थोड़े से वक्त में ही वो पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये बंदा 60 साल की उम्र में जनरेटिव हुआ। तो वो एरिक्सन इसलिए कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो पहले 5 साल है या अर्ली एक्सपीरियंस है वही काउंट करता हो, लेटर एक्सपीरियंस भी हो सकता है, डेवलपमेंट लेटर एक्सपीरियंस में भी हो सकती है। ये मेरे ख्याल है आज हमने डेवलपमेंट का अच्छा खासा पोस्टमार्टम किया है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी ठीक है, मैं आपको, नहीं, अगर आप हेरेडिटी में से हेरेडिटी को रखें और इन्वायरमेंट को माइनस कर दें तो आप डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हैं। डेवलपमेंट में क्या इन्वायरमेंट का कोई किरदार नहीं होता, आप इन्वायरमेंट को माइनस कर सकते हैं। हाँ, तो फिर ये गलत है ना, यानी हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, और हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है उनमें तकसीम भी नहीं हो सकती, तकसीम भी नहीं हो सकती। हेरिडिटी, हाँ, प्लस वाला ऐसे नहीं है। प्लस तो ये है ना कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिलके करें, जबकि इधर हेरिडिटी अपनी तरफ से कर रही है, इन्वायरमेंट अपनी तरफ से असर कर रहा है। ये प्लस तो ये हो गया ना कि वो एक वक्त में दोनों मिलके कर रही हैं। हो सकता है एक वक्त में वो इन्वायरमेंट ना कर रहा हो, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो इन्वायरमेंट क्या कर रहा होता है, उस वक्त मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो हेरिडिटी का होता है, जीन्स का होता है, उस वक्त इन्वायरमेंट का काम नहीं होता। तो ये दोनों चूंकि असरअंदाज होते हैं इसलिए क्रॉस इस पे लगा है। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट प्री नेटल पीरियड में नहीं होता। समझ आई मेरी बात? जी वालेकुम अस्सलाम। जी इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। इंटरेक्शन है, उनके दरमियान इंटरेक्शन है दोनों, यानी उनका इकट्ठ नहीं है, इंटरेक्शन है। जी। जी, और कोई बात?
जी इसकी रिकॉर्डिंग की है मैंने, और अभी ये हमारी इस क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है। जी ठीक है, मैं ये अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। जी जी। मैं ना, जब मैंने आपसे 15 मिनट आप लोगों से 15 मिनट का टाइम लिया था, तब मैं तकरीबन कोई 5 किलोमीटर ट्रेवल करके ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे नेट चल रहा है। जी ठीक है। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी जी। जी जी, जीन्स पे। जी। डेवलपमेंट के लिए डिपेंड करते हैं ना, डेवलपमेंट के लिए। देखें, डेवलपमेंट तो तभी होगी ना जब दोनों आएंगे। हेरिडिटी भी अपना काम करेगी, इन्वायरमेंट भी काम करेगा। या अगर आपके सवाल की नोयत कुछ और है, मैं समझ नहीं पा रहा, तो आप मुझे मजीद थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने फर्डिनेंड डी सशोर का बाइनरी अपोजिशन का थॉट पढ़ा है, उसकी बाइनरी अपोजिशन की थ्योरी पढ़ी है? अच्छा चले मैं बता देता हूँ। वो कहता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रोशनी क्या है, लाइट क्या है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? लाइट की क्या डेफिनेशन? अंधेरे के अलावा दूसरी चीजें, अब्सेंस ऑफ डार्कनेस, वो लाइट है। या अगर आप डार्कनेस को डिफाइन करें तो अब्सेंस ऑफ लाइट जो है वो डार्कनेस है। ठीक है। अब डार्कनेस है तो लाइट है, डार्कनेस नहीं है, अगर डार्कनेस कहीं भी नहीं, हर तरफ लाइट ही लाइट है, तो फिर कोई लाइट नहीं है। अगर मेरा नाम जावेद है, मैं जावेद हूँ, आप भी जावेद हैं, वो भी जावेद है, वो भी जावेद है, सारी दुनिया में जहाँ देखे जावेद है, तो फिर कोई जावेद भी नहीं है। ये चीजें अपोजिट हैं, दोनों मिलती हैं तो कोई स्ट्रक्चर बनता है, मिलती हैं तो कोई नाम मिलता है। यानी ये डिफरेंस, जो डिफरेंस है यही क्रिएट करता है कुछ ना कुछ। और ये डिफरेंस जो है, ये दोनों मिलके, ये डिफरेंस जो है इसकी वजह से ही डेवलपमेंट क्रिएट हो रही है, आप इसको ऐसे ले लें। जी थैंक यू सो मच।